नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे भाजपा में नवीन युग की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि नितिन नवीन के रूप में भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। मंगलवार को नितिन नवीन अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने वाले 12वें अध्यक्ष भाजपा के बन गए। इस मौके पर पार्टी मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और संगठन के शीर्ष पदाधिकारी उपस्थित थे। भाजपा की स्थापना के लगभग 45 साल के सफर में पार्टी को 45 वर्षीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है। जाहिर तौर पर यह युवा भाजपा की तस्वीर है। संगठन के भीतर पीढ़ीगत बदलाव और भविष्य की राजनीति की दिशा के संकेत के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संगठन पर्व का यह मौका, यह आयोजन भाजपा की लोकतांत्रिक आस्था और कार्यकर्ता केंद्रित सोच का प्रतीक है। नितिन नवीन का भाजपा अध्यक्ष बनना क्यों महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगठन पर्व के मौके पर संबोधन में जो कुछ कहा उसके क्या मायने हैं, मुद्दा आपका में इसको समझने की कोशिश करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर आपका। साथ ही हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा जी से। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। इस मुद्दे पर चर्चा करें, इसके विभिन्न पहलुओं को समझें। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मौके पर क्या कहा। जाहिर तौर पर यह मुद्दा जो है, नितिन नवीन के रूप में भाजपा को अध्यक्ष मिलना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मुद्दा इसलिए है क्योंकि भारत युवा राजनीति का जिस तरह से एक केंद्र बना है, युवा शक्ति के रूप में भाजपा जिस तरह से उभर के सामने आ रही है, इसके अपने कई पहलू हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है संगठन पर्व का, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे ज़्यादा जोर दिया, क्योंकि भाजपा की जो लोकतांत्रिक चुनावी पद्धति है उसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। लक्ष्मीकांत जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहता हूं कि संगठन पर्व का जो उल्लेख भाजपा ने किया, प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में किया, संगठन पर्व से क्या तात्पर्य है इस चुनाव का? हमारे समाज में और देश में पर्व एक नाम जो है वो एक आस्था का प्रतीक है। पर्व, जब पर्व आस्था का प्रतीक है और संगठन हमारा भी आस्था का प्रतीक है, तो संगठन के निर्माण प्रक्रिया को संगठन पर्व का नाम देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। किसी भी पार्टी में या संगठन में, हमारे यहाँ तो कम से कम है, कार्यालय, कार्यकर्ता और कोष, तीन चीज़ें बड़ी अनिवार्य हैं और तीनों की पवित्रता भी अनिवार्य है। इन तीनों को मिलकर जो संगठन निर्माण होता है, उसके निर्माण करने की प्रक्रिया को पर्व का नाम हमने दिया है। नीचे बूथ से शुरू होता है काम। बूथ पर जो भाजपा की सदस्यता है वो वहाँ अपने यहाँ अध्यक्ष को चुनती है। फिर चुना हुआ बूथ का अध्यक्ष मिलकर सब अपने मंडल के अध्यक्ष को चुनते हैं। फिर मंडल के सब अध्यक्ष मिलकर और मंडल के पदाधिकारी मिलकर चुनते हैं जिला अध्यक्ष को। फिर जिला अध्यक्षों की टीम चुनती है प्रदेश परिषद और प्रदेश अध्यक्ष को, और फिर प्रदेश अध्यक्षों की टीम और प्रदेश परिषद प्लस कुछ कैटेगरी वाइज कार्यकर्ता होते हैं, छांटे जाते हैं, वो सब मिलकर नाम का प्रस्ताव करते हैं। जैसे कल आदरणीय नितिन नवीन जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को के 37 प्रस्ताव हुए। पहला प्रस्ताव हुआ जिसमें माननीय मोदी जी के प्रथम हस्ताक्षर थे, फिर माननीय मंत्रीगणों के हस्ताक्षर थे, फिर हम जैसे कुछ सांसदों के हस्ताक्षर थे, बाकी अलग अलग राज्य के प्रदेश अध्यक्षों और जहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उन मुख्यमंत्रियों के हस्ताक्षर से अलग अलग प्रस्ताव पेश हुए। एक प्रस्ताव पर 20 लोगों के हस्ताक्षर थे, 37 प्रस्ताव वहाँ प्रस्तुत हुए और एक ही नाम आया। इसलिए नितिन नवीन जी बिना चुनाव लड़े हुए अनअपोज राष्ट्रीय अध्यक्ष माने गए जी। इसलिए बीजेपी में जो चुनावी प्रक्रिया है, जो संगठनिक चुनाव प्रक्रिया है, उसको संगठन पर्व के रूप में जाना जाता है, माना जाता है और बीजेपी संगठन पर्व के रूप में अपने अध्यक्ष का चुनाव करती है। सहमति के साथ चुनाव हुआ, निर्विरोध चुने गए। आशुतोष जी, अगर मैं जानना चाहूँ, नितिन नवीन जी भाजपा के अध्यक्ष बन गए, लेकिन नितिन नवीन जी का जो चुनाव हुआ है उसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं, क्या कारण है इसके पीछे? नहीं, कारण बहुत स्पष्ट है। देखिए, बीजेपी खास तौर से
आपने शुरुआत में एक बात की कि स्थापना के 45 साल हुए और 45 साल का अध्यक्ष भी है। ये सिंबॉलिक चीज़ें हैं, मैं इसमें नहीं जाता हूँ कि लेकिन आप पिछले 10 साल 11 साल से पार्टी को देखना शुरू कीजिए तो पार्टी ने बिल्कुल 360 डिग्री की जो टर्न होता है वो लिया कि किस तरीके से पार्टी के पूरे अप्रोच में चेंज लाना है। आप देखे होंगे कि 2014 के बाद से पार्टी किस लेवल पे बढ़ी। न सिर्फ मेंबरशिप, आज के दिन देश के लगभग 2/3 राज्यों में तो भाजपा और एनडीए की ही सरकार है। एक अग्रेसिव पार्टी, एक ऐसी पार्टी जिसमें सरकार और संगठन के बीच में बहुत समन्वय हो, बड़ा अभियान चले पब्लिक तक, पब्लिक को मैसेज जाए, एक जन जागरण जैसा वो क्रिएट हो और फेवर में चीज़ें क्रिएट की जाएं। अब उसी संदर्भ में नवीन जी को देखना ज़्यादा ज़रूरी होगा जी। देखिए आज के दिन जब खास तौर से आप कीजिए अपोजिशन पार्टी, जो मुख्य अपोजिशन पार्टी है उसी की हम बात करते हैं, कांग्रेस में लीडरशिप को लेकर के किस तरीके से अफरा तफरी, मतलब लीडर ऑलरेडी एक हैं वहाँ, फिर भी वहाँ रोज़ रोज़ नए सवाल खड़े होते हैं अध्यक्ष को लेकर के और तथाकथित अध्यक्ष को लेकर के। तथाकथित से बिल्कुल साफ है कि तथाकथित कौन है, जो वहाँ सर्वशक्तिमान है राहुल गांधी। वहाँ लीडरशिप को लेकर के आज भी इश्यूज क्रिएट होते हैं। दूसरी तरफ नितिन नवीन जैसे एक युवा, हालांकि उनका एक्सपीरियंस कम नहीं है, वो 4th टाइमर एमएलए हैं, मंत्री रह चुके हैं, वो यानी बीजेपी में एक कार्यकर्ता जो तीसरे चौथी लाइन में, हो सकता है 5वीं लाइन में भी कोई खड़ा हो जी, वो भी पार्टी प्रेसिडेंट सर्वोच्च पद पर जा सकता है। तो ये एक कंपैरिजन भी है। एक जो आपने बात कही शुरुआत में ही इंट्रोडक्शन में बात कही कि देश में बहुत बड़ा युवा वर्ग है, उसके रिप्रेजेंटेशन की बात है। आप याद कीजिए प्रधानमंत्री लगातार बोलते रहते हैं, कई मुझे लगता है 4-5 बार बोल चुके हैं, वाजपेयी जी को भी बहुत अच्छी तरीके से याद होगा कि युवाओं को जोड़ना चाहिए। पॉलिटिक्स जो एक तरीके से बदनाम हो गई थी और ये था कि भाई युवा पॉलिटिक्स की तरफ तो मत जाओ। प्रधानमंत्री का जोर था कि युवाओं को आना चाहिए पॉलिटिक्स में। क्यों? क्योंकि वो एक नए देश का निर्माण करेंगे, नई सोच के साथ आएंगे। एक जो इन्फ्यूज़न होता है ब्लड का, कि न्यू फ्रेश ब्लड का जो इन्फ्यूज़न होता है वो है पार्टी में। तो बहुत सारे संकेत हैं, ये तो धीरे धीरे देखने की बात होगी कि ये कहाँ तक चीज़ें पहुँचती हैं। जी, जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि देश में 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाना, और इसके लिए वो लगातार विभिन्न मंचों से आह्वान भी कर रहे हैं और इसका प्रयास भी कर रहे हैं। और प्रयास के रूप में बीजेपी का एक जो कहा जा रहा है पीढ़ीगत बदलाव, जाहिर तौर पर बीजेपी में अध्यक्ष बदलते रहे हैं, जैसे सवाल उठते हैं किसी एक पार्टी में एक परिवार का ही कब्जा रहता है या वर्चस्व रहता है, लेकिन बीजेपी की एक जो वाजपेयी जी, मैं समझना आपसे चाहूँगा इस बात को, क्योंकि जनसंघ की यात्रा से लेकर बीजेपी तक जब हम देखते हैं और अध्यक्षों का चुनाव देखते हैं, इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं, खासतौर से जब संगठन चुनाव की बात होती है? क्योंकि देश में एक मॉडल वो है जिसमें एक परिवार का अध्यक्ष अधिकांश समय रहा, एक तरफ वो पार्टी है जहां अलग अलग चेहरे अध्यक्ष के रूप में आते रहे, और अब सबसे कम उम्र के अध्यक्ष। जनसंघ काल की चर्चा आपने जरूर की है जी। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि जनसंघ काल से लेकर आज भारतीय जनता पार्टी तक की जो हमारी यात्रा है, इस यात्रा में सैद्धांतिक बदलाव नहीं है, प्रक्रियात्मक बदलाव यथा आवश्यक हुआ उस समय किया गया। जनसंघ में संख्या हमारी सीमित थी, आज भारतीय जनता पार्टी में हमारी सबसे बड़ा दल है, राजनीतिक दल के नाम पर विश्व का, लेकिन प्रक्रिया वही है। जो बेस जमीन पर बैठा हुआ असली कार्यकर्ता है, बूथ पर काम करने वाला जो कार्यकर्ता है, वहाँ से हम इस प्रक्रिया को शुरू करते हैं और इस प्रक्रिया को शुरू करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तक लाते हैं। हमको लगभग 1 साल लगा है, लेकिन हमने बूथ से ही काम शुरू किया है इस बार भी, और बूथ से करके राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन आज हो गया। युवा भारत है, ये बात प्रधानमंत्री भी कहते हैं और महसूस भी किया जाता है। जब युवा भारत है तो उसकी आकांक्षाओं के अनुरूप नेतृत्व देना ही चाहिए, जो उसकी अनुकूल सोच सके और उसके अनुकूल अपनी कार्य पद्धति तय कर सके। तो ये एक पार्टी ने तय किया है। और जहाँ तक मैं एक बात और निवेदन करना चाहूँगा कि नौजवान को जो प्रधानमंत्री जी का आग्रह कि 1 लाख लोग राजनीति में आए जी, राजनीति के प्रति एक सामान्य जनमानस में धारणा बन गई है कि राजनीति अच्छा काम नहीं है।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस धारणा का परिवर्तन करना चाहते हैं और चाहते हैं टेक्निकली साउंड, सैद्धांतिक दृष्टि से मजबूत, देश पहले और भारत माता के प्रति श्रद्धा रखने वाले नौजवान संगठन राजनीति में आए और उनके माध्यम से भविष्य की राजनीति हो। जी, लेकिन लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, कांग्रेस पार्टी की मैं बात करूंगा, जाहिर तौर पे सवाल उनको लेकर भी उठते हैं, लेकिन एक सवाल उनकी तरफ से भी उठाया गया है कि बीजेपी में चुनाव हुआ कब, चुनाव होता कब है? इसका जवाब आप क्या देना चाहेंगे? पर उपदेश कुशल बहुतेरे। कांग्रेस पार्टी बताए कि उन्होंने नेहरू गांधी खानदान से उबरने उबर कर या बाहर निकलकर कभी संगठन की रचना की है क्या? और जब की है तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, ऐसा आदमी रखा कि जो उनके यसमैन हो, जो उनकी गाइडेंस पे चले और अपनी सोच के साथ संगठन को न बढ़ाए। मेरा ये कहना है, भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। हम बाहर लोकतंत्र की बात करें, संगठन में लोकतंत्र ना रखें, ये उचित नहीं है। इसलिए भाजपा आंतरिक लोकतंत्र को अपनाती है और बाहर भी लोकतंत्र को अपनाती है, और उसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लगभग 1 साल पूरा होने पर आज हमको नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है और कार्यकर्ता उत्साहित है। पीढ़ी परिवर्तन होता है, हर बार पीढ़ी परिवर्तन होता है। वो पीढ़ी परिवर्तन की प्रक्रिया चलेगी। नयों का जोश, काम करने की क्षमता और अनुभव, दोनों का लाभ लिया जाएगा। एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं, आदरणीय नितिन जी के बारे में। 5 बार के विधायक हैं और 5 बार के विधायक राज्य में मंत्री, और संगठन ने कई राज्यों में प्रभारी बना के भेजा। उन राज्यों में सफलतापूर्वक अपने दायित्व का निर्वहन करने वाले व्यक्ति का नाम है नितिन नवीन, इसलिए उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। और हम सब कार्यकर्ताओं को भरोसा है कि उनके नेतृत्व में आगामी जितने चुनाव लड़े जाएंगे उनमें भाजपा अपने पूर्व के इतिहास को और अधिक अच्छी तरीके से दोहराने का काम करेगी। जी, आशुतोष जी, बार बार संगठन चुनाव को लेकर बात होती है। दलों की बात मैं करूं, जो राष्ट्रीय दल हैं, जो भी राष्ट्रीय दल हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या दूसरे दल हों, संगठन चुनाव, 2 तस्वीरें देश के सामने आती हैं। एक तरफ कहा जाता है, एक तरफ वो दल हैं जो परिवार से संचालित होते हैं, उन्हीं का ही आदमी अध्यक्ष, उनके ही परिवार का आदमी अध्यक्ष होता है, उनके ही परिवार का आदमी मुख्यमंत्री बनता है। बीजेपी में जो एक बदलाव देखा है, आप भी लंबे समय से कवर कर रहे हैं, ये जो देश के सामने तस्वीरें जो देखी हैं आपने, आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, ये बहुत बड़ी बात है और सबके लिए जानी सुनी बात है। मतलब जो वाजपेयी जी ने पहले बात कही थी उसमें थोड़ा समय जोड़ के फिर मैं आपके सवाल पे आता हूँ कि देखिए, कांग्रेस में अभी जो पिछला चुनाव हुआ वो भी कथित ही चुनाव हुआ। क्यों? क्योंकि आप याद कीजिए मनोज जी कि थरूर साहब की ओर से ये रिक्वेस्ट किया जा रहा था बार बार कि भाई वो कौन है वोटर्स, ज़रा हमें लिस्ट भी तो दे दीजिए। याद है शायद आपको? बिल्कुल यार। बार बार ये सवाल खड़े हो रहे थे कि वो लिस्ट है कहाँ। चुनाव तो घोषणा हो चुकी कि भाई खड़गे जी के खिलाफ थरूर जी उतरेंगे चुनाव में, लेकिन वो लिस्ट कहाँ है, ये बार बार मांगा जा रहा था। तो जी, एक बात वो मैं केवल यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँगा कि वो क्या चुनाव है। दूसरी बात, चुनाव देखिए किसी पे थोपा नहीं जा सकता है। पार्टी में, भाजपा में भी रोक नहीं है। चुनाव हो तो अच्छी बात, चुनाव ना हो तो और भी अच्छी बात कि कंसेंसस से अगर पूरी पार्टी एक मत है कि भाई हम इसे ही अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। विवाद, हाँ, अगर पीछे कोई विवाद, एक बवंडर चल रहा होता, किसी को रोकने की कोशिश होती, कोई वो नामांकन पत्र लेने जाता, उसे नामांकन पत्र न दिया जाता। पार्टी में एक इंसिडेंट शायद है कि एक बार लेने की कोशिश हुई थी, मेरे ख्याल से राम जेठमलानी या किसी ने एक बार कोशिश की थी कि लेंगे, फिर उन्होंने भी विड्रॉ कर लिया। जी, तो अब उसमें आप किसी को ज़बरदस्ती चुनाव नहीं लड़ा सकते। कंसेंसस हमेशा ही ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है कि अगर कंसेंसस बन जाए। ये दूसरी बात। पहली बात, जो दूसरी बात आपने की कि परिवारवादी पार्टी, अब देखिए ये तो सच्चाई है ना, ये सच्चाई है। देखिए कांग्रेस में भी बहुत लंबे समय तक आप देख रहे हैं, आप उठा करके देखें तो बदलाव होते थे। उसमें कभी सीताराम केसरी जी भी बने, उसमें जब से कांग्रेस का ये हुआ, कभी मोतीलाल नेहरू भी बने, कभी जवाहरलाल नेहरू भी बने, कभी दूसरे भी बने। तो एक बदलाव की प्रक्रिया वहाँ थी। लेकिन कम से कम 20-25 साल तक तो वहाँ लगातार सिर्फ परिवार के ही, एक सोनिया गांधी जी रहीं, फिर राहुल गांधी रहे, फिर से राहुल गांधी ने रिज़ाइन किया तो फिर से सोनिया गांधी जी को जिम्मेदारी दी गई कि आप ही ये काम देखें। और आखिरकार जब ये बहुत विवाद खड़ा हुआ, आपको याद है जिसको G26 कहा जा रहा था, ग्रुप ऑफ 26, जिसमें सारे सीनियर लीडर्स थे कांग्रेस के, उनकी ओर से दबाव था कि ना,
एक प्रॉपर तरीके से सही चुनाव होना चाहिए। तो फाइनली खरगे जी को का चुनाव हुआ और अब माना गया, लेकिन खरगे जी को भी पूरे तरीके से इंडिपेंडेंटली काम करने की इजाजत नहीं। जी तो ये है, एक तो ये पार्टी की है, बाकी जो आपने छोटे पार्टियों की कही, परिवारवादी पार्टियों की, वो तो सत्य है। और अभी मुझे याद है और बहुत बिल्कुल सत्य कहा था अमित शाह जी ने लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए, सामने अखिलेश यादव बैठे हुए थे, कि अखिलेश जी मैं लिख के दे देता हूं कि 35 साल तक आप ही रहिएगा अध्यक्ष पार्टी के। ये सच्चाई है। जी, मैंने दो तस्वीरें देश के सामने रखने की कोशिश की कि एक तरफ देश में ऐसे दल हैं जिन्हें परिवार चलाते हैं, अध्यक्ष भी उनका होता है, और जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आती है तो मुख्यमंत्री भी उन्हीं के परिवार से होता है। दूसरी तरफ बीजेपी है, जहां अध्यक्ष किसी परिवार का होता है, प्रधानमंत्री किसी परिवार से होता है, अलग अलग पदाधिकारी होते हैं, मेंबरशिप होती है, बाकायदा एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनावी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। दो तस्वीरें देश के सामने। लेकिन एक बड़ा मुद्दा लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, प्रधानमंत्री जी ने आज फिर उठाया, भाजपा मुख्यालय से उठाया, कि देश के लिए परिवारवाद बहुत बड़ा अभिशाप है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देश के लिए परिवारवाद अभिशाप है, ये तो कहा ही कहा उन्होंने जी। उन्होंने कहा कि मुझसे बड़ा दल और दल से बड़ा देश, ये बात भी उन्होंने आज दोहराई है जी। कि राष्ट्र प्रथम यदि हम मानकर काम करेंगे तो सामान्यतः हमसे गलती नहीं होगी। अगर हम सेल्फ सेंटर्ड काम करेंगे किसी भी संगठन में, राजनीतिक दल में, तो कहीं ना कहीं हम स्वार्थ के कारण गलती कर जाएंगे। लेकिन अगर भारत माता प्रथम है, राष्ट्र प्रथम है, तो हमसे गलती नहीं हो सकती। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रत्यक्ष तौर पर नहीं, स्पष्ट तौर पर राजनीतिक क्षेत्र के हम जैसे कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि भारत माता और देश प्रथम मानकर काम करो, और तो कभी आप सफलता प्राप्त करोगे। जी नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तो कहा कि बीजेपी के लिए, और प्रधानमंत्री जी स्वयं मानते हैं कि राष्ट्र प्रथम, लेकिन देश में कई दल ऐसे भी तो हैं जो ये कहते हैं परिवार प्रथम। नहीं, उन दलों का तो जैसा अभी आदरणीय आशुतोष झा जी ने भी चर्चा की है, समाजवादी पार्टी, वहाँ तो एक ही अध्यक्ष है। जब तक आदरणीय मुलायम सिंह जी रहे तब तक वो अध्यक्ष रहे, जब तक अखिलेश जी चल रहे हैं वो अध्यक्ष रहेंगे। उनमें पार्टी की मेंबरशिप का या नीचे के कार्यकर्ताओं के संगठन निर्माण में सहभागिता नहीं है। यही बात भाजपा में और उनमें अंतर है। भाजपा में संगठन के शीर्षस्थ नेतृत्व यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन में बूथ के कार्यकर्ता की भूमिका है, वो चुनाव होता हुआ आता है और चुना जाता है। अन्य दलों में ये नहीं है, और कांग्रेस में तो बिल्कुल नहीं है। वैसे तो राष्ट्रीय दल कांग्रेस अपने को कहती है, लेकिन कांग्रेस की जो परिस्थितियां हैं सारा देश जानता है। और मैं तो देश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर जो दल आपके बीच में काम कर रहे हैं, जिसके आंतरिक लोकतंत्र जिस पार्टी के अंदर नहीं है, उसके बाह्य लोकतंत्र के प्रचार पर या उस पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। जी बिल्कुल। आशुतोष जी, दो महत्वपूर्ण मुद्दे प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में आज पार्टी मुख्यालय से उठाए। एक घुसपैठियों का, कि घुसपैठियों को देश लुटने नहीं देंगे, और एक बड़ी चुनौती अर्बन नक्सल की। ये दो मुद्दे भी देश के सामने उन्होंने रखे कि आज राजनीतिक रूप से ये दो बड़ी चुनौतियां देश के सामने हैं। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, बिहार में घुसपैठियों का मामला उठा और हमने देखा कितना बड़ा ये विषय बनकर उभर के सामने आया है। क्या कहना है आपका? नहीं, ये सच्चाई है कि देखिए, बहुत बड़ी संख्या आप आज बंगाल में, बिहार से तो मैं खुद आता हूँ, अभी इलेक्शन हुआ वो दूसरी बात है, और मैं उसी इलाके से आता हूँ जिस इलाके में घुसपैठ की समस्या है, यानी पूर्वांचल, जो सीमांचल जो बिहार में कहा जाता है, जो वेस्ट बंगाल से टच करता हुआ इलाका है। तो मैं जानता हूँ कि घुसपैठिए कितनी बड़ी संख्या में घुस के बैठे हुए हैं, दिल्ली तक पहुँच गए हैं, बहुत सारे तो बैठे हैं, और वो देश के संसाधनों का उपभोग कर रहे हैं। सिर्फ बैठे नहीं हैं, देश के संसाधनों का उपभोग कर रहे हैं। जो आपका हक है, यहाँ की जनता का जो हक है, उसकी हकमारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके बदले वो चीज़ें उसे मिल रही है। और वेस्ट बंगाल में आप जाएं तो बहुत बड़ा एक इलाका है जिसमें कि पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई है। मतलब वो आप समझिए कि जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे वो 40% पे आ गए हैं, दूसरे 60% तक पहुंच गए। ऐसी स्थिति है। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो एक घुसपैठिया जिसका ये देश नहीं है, जिसके लिए देश के लिए उसके मन में कोई प्यार नहीं है कि देश हमारा, उसके लिए सिर्फ सेल्फ है। तो जब ऐसी समस्या आएगी और घुसपैठिए इतनी बड़ी संख्या में चुनाव को प्रभावित करने लगेंगे,
तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी, ये देश के लिए, देश की जनता के लिए। तो इसका असर देखिए, बिहार में लोगों ने इस चीज़ को समझा, झारखंड में भी ये सवाल खड़े हुए थे, झारखंड में भी लोगों ने इन चीज़ों को गंभीरता से लिया था। धीरे धीरे ये समस्या लोगों को समझ में आ रही है। परेशानी यहाँ पे आती है कि कुछ राजनीतिक दल इसका बचाव करते हैं जी। समस्या वहाँ खड़ी होती है कि आज के दिन चुनाव आयोग ने कुछ ठीक करने की तैयारी की कि चलो कम से कम एक स्टेप, कि पहले मतदाता के लेवल पे तो उसका हटाओ, फिर बाकी धीरे धीरे संसाधनों से कैसे उसको हटाया जाएगा वो देखेंगे, लेकिन मतदान तो न कर पाए, देश का भविष्य तो नहीं तय कर पाए, तो उसमें भी समस्या खड़ी हो रही है। वेस्ट बंगाल में आप देखिए मनोज जी, SIR को लेके कितना विरोध हो रहा है, और मतलब खुले तौर पर उनका बचाव किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। प्रधानमंत्री जी ने फिर से चेताया है, जनता को धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आ रही है और इसका असर भी होगा। जी, जाहिर सी बात है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, अगर एक और मुद्दे की बात मैं करूं जिसकी ओर प्रधानमंत्री जी ने इशारा किया और एक महत्वपूर्ण मुद्दा उसे बताया, वो है विकसित भारत का, कि आने वाले जो 25 साल हैं वो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जाहिर तौर पर नितिन नवीन जी के अध्यक्ष पद के अवसर पर जो उन्होंने कहा वो आगे, क्योंकि बीजेपी केंद्र में सत्ता में है, कई राज्यों में सत्ता में है, जाहिर तौर पे आने वाला जो समय देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी लंबे समय से विकसित भारत की कल्पना और चर्चा कर रहे हैं। आज नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन के अवसर पर भी उन्होंने ये बात कही है। इसके माध्यम से देश में भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया है उन्होंने, और साथ ही देश की जनता को मैसेज दिया है कि मैं विकसित भारत बनाने के लिए कृत संकल्पित हूं, और विकसित भारत बनाने के लिए यथा आवश्यक जो करना पड़े करेगा। और एक अप्रत्यक्ष संदेश दिया है कि नितिन नवीन जी का निर्वाचन भी विकसित भारत बनाने की तरफ सरकारी दल, सत्तारूढ़ दल होने के नाते एक महत्वपूर्ण कदम होगा। जी, क्यों इस मुद्दे को जो विकसित भारत से जो जोड़ा है कि आने वाले जो 25 साल हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, इस आगे की यात्रा को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बीजेपी का जो राष्ट्रीय राजनीति में इस समय भूमिका है, जो रोल है, उसको भी प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने रखा, आप कैसे देखते हैं? देखिए, भाजपा के रोल को तो उन्होंने सामने में रखा, और ये देखिए, ये बिल्कुल लिखत पढ़त की बात है, सिर्फ बोलने की बात नहीं है, कि आप पिछले 10 साल का सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जो सोच दिखाई दी है कि भाई आपको बढ़ना है तो रिफॉर्म्स के तरीके से बढ़ना पड़ेगा, कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, तो ये उन्होंने दिखाया। जो एक होता है ना कि निर्णय लेने की क्षमता, नेतृत्व का सबसे एक बहुत बड़ा गुण होता है कि आप निर्णय ले सकते हैं कि नहीं, और आप पिछले प्रधानमंत्री से कंपेयर कर लीजिए कि वहीं पे सबसे बड़ी कमी थी। जी, तो किस तरीके से बढ़ना है, एक ये। दूसरी बात, भाई देखिए, भारत में आज विश्व में सबसे बड़ी युवा शक्ति कहाँ है? तो भारत में। जी, अगले 25 साल तक भारत को एक दिशा देना है, या जो भी चीज़ें हैं उसको लेकर आगे बढ़नी है, तो किसे बढ़नी है? वो युवाओं को लेकर के बढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कैंपेन को मूर्त रूप देना है, तो वो कौन बढ़ेगा? एक युवा शक्ति ही आगे बढ़ेगी। एक उसी तरीके से एक युवा जो है सो आज भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। मुझे लगता है इस तरीके से उन्होंने जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वैसे भी प्रधानमंत्री के पूरे जीवन में, और गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहते हुए भी दिखा था, लेकिन इस 11 साल में, पिछले साल में बहुत मुखर रूप से ये दिखा है कि वो भारत को पहली लाइन में ही खड़ा करना चाहते हैं। देखिए, भारत वहाँ तक तो पहुँच गया, आज चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, धीरे धीरे और आगे बढ़ रहा है। अभी एक दो दिन पहले एक और इंडेक्स आया था, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स, उसमें भी भारत बहुत सारे यूरोपीय देशों और अमेरिका जैसे देश से भी आगे दिखाया जा रहा है। तो ये चीज़ें दिख रही हैं, और उन्होंने एक तरीके से युवाओं का आह्वान किया है कि भाई आओ, चलो, सकारात्मक सोच रखो और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि देश को बढ़ाना है। जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, 11 साल की सरकार की जो विजन है, जो उपलब्धियां हैं, जो प्राथमिकता रही हैं, उसका उल्लेख आशुतोष जी ने किया। लेकिन इन 11 सालों की जब हम बात करते हैं, नितिन नवीन जी के अध्यक्ष जब आज बन गए हैं, वो उस तक की बात, इस 11 साल की हम बात करें तो इसमें सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर बीजेपी ने, अगर मैं कहूँ, बात चाहे आदिवासियों की हो या महिला शक्ति की बात की जाए, ऐसे तमाम
प्रयोग नहीं किए हैं बीजेपी ने, एक तरह से भागीदारी देने का काम किया है, इसको आप कैसे देखते हैं? किस तरह का परिवर्तन और क्यों? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे बड़ी चोट की है गरीबी पर। गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है किसी भी समाज के लिए, और जब उन्होंने गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का अभियान चलाया तो उस अभियान में करोड़ों लोग बाहर निकल कर आए हैं। ये योजना आयोग की रिपोर्ट में है, किसी राजनीतिक बात में नहीं कर रहा हूं जी। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात स्पष्ट की है कि गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले लोगों में अधिकांश दलित हैं, पिछड़े वर्ग के हैं और आदिवासी हैं। यानी प्रधानमंत्री जी का फोकस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांत के मुताबिक और अंत्योदय के मुताबिक लाइन में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति की तरफ इशारा है कि वहां से उन्होंने अपनी योजनाओं का लाभ देना शुरू किया है और उन लोगों पर उठाने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया है उज्ज्वला योजना का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन का उल्लेख किया है। आखिर पीने का पानी शुद्ध नसीब नहीं था लोगों को, और वो हैंडपंप या तालाब का पानी पीने को मजबूर थे। आज 40 लाख से ऊपर लोगों को, घरों को उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी और टैप्ड वाटर सप्लाई को देने का काम किया। आगे सोचा ना किसी ने। इस 11 साल में 2014 से जो सोच माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, उस सोच को करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज देश को यहाँ तक लाए हैं। और मुझे भरोसा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश में गरीबी का उन्मूलन, कांग्रेस का नारा था, हमने करके दिखाया है। और हम सामान्य जनमानस की जो सुविधाएं उसे देंगे। जो माताएं चूल्हे में, ठंडे में, लकड़ी में अपनी आंखें खराब करती थी, उनको गैस उपलब्ध कराने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री। जाहिर सी बात है, ये जो मैंने मुद्दा उठाया, सामाजिक राजनीतिक समीकरण का जो मुद्दा उठाया, वो इसलिए उठाया क्योंकि 2014 से लेकर अब जब नितिन नवीन जी अध्यक्ष पार्टी के बन गए हैं, तब अगर उस यात्रा को हम देखते हैं तो पार्टी से लेकर सरकार की प्राथमिकता में युवा, महिला, गरीब, गांव, किसान और आदिवासी और समाज के दूसरे वर्ग प्राथमिकता में रहे हैं कि कैसे सबका कल्याण किया जाए और अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उस तक कैसे सरकार की योजना पहुंचे। लेकिन एक बड़ा सवाल है चुनौती का। आशुतोष जी, कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, नितिन नवीन जी के सामने चुनौतियां कौन सी हैं? चुनौती भी कुछ होंगी? देखिए, कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो उसके सामने नई चुनौतियां तो रहेंगी। ये चुनौतियां भी हैं नितिन नवीन जी के लिए, ये अवसर भी है। देखिए, पार्टी ने पिछले 10-11 साल में बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में जीत हासिल की जो कभी पार्टी जीती ही नहीं थी, जैसे असम, उड़ीसा, इस तरीके के राज्य भी। एक बार तो जम्मू कश्मीर में सरकार भी बनी, जो भी है इशू। तो पार्टी लगातार विस्तार कर रही है पिछले 10 साल में। देखिए, ऐसे में अगर आपके हाथ में जिम्मेदारी देगी तो ये एक्सपेक्टेशन के साथ कि आप और नई ऊंचाई पर ले जाएं। जी, आप ऑलरेडी एक लेवल पर हैं, वहां से पार्टी को और आगे ले जाना तो चुनौती तो रहेगी जी। और यहीं तो साबित करना होता है। तो बंगाल, तमिलनाडु, केरल चुनाव होने हैं, बीजेपी के लिए चुनौती। बिल्कुल। देखिए, साउथ के स्टेट में, खासतौर से केरल में भाजपा को कुछ पॉजिटिव दिखना शुरू हुआ है। जिस तरीके से तिरुवनंतपुरम में एक भाजपा का पहली बार एक मेयर बना, वो भी लेफ्ट के 25-30 साल के वहाँ पे शासन को हटा करके। वेस्ट बंगाल एक सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, जहाँ की बीजेपी ने पिछली बार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। नवीन जी के लिए चैलेंज भी है और यही अवसर भी है। यही वो प्रूव कर देंगे कि क्यों उपयोगिता। बिल्कुल आशुतोष जी, जनसंघ से लेकर बीजेपी तक भाजपा की जो वैचारिक सैद्धांतिक राजनीतिक यात्रा है, दरअसल उसके कई पड़ाव हैं। अगर इस पर हम बात करेंगे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, मेरे पास समय का अभाव भी है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने कहा भी, नितिन नवीन जी के अध्यक्ष बनने के मौके पर पार्टी में संगठन पर्व के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें कहा भी था कि भाजपा में अध्यक्ष बदलते हैं, आदर्श नहीं बदलते। नेतृत्व बदलता है, दिशा नहीं बदलती है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आशुतोष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। और हाँ,
इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।